इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रही है $125 बिलियन मतलब 11 लाख करोड़ रुपए किसके लिए? रोड नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। रोड नेटवर्क का मतलब हमारे गली मोहल्ले वाली सड़कें नहीं, ये हाई स्पीड रोड की बात हो रही है, एक्सप्रेसवेज की बात हो रही है। उनको बूस्ट करना और एक्सपैंड करने पे ये पैसा खर्च होगा। इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तेज होगा, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है कम होगी, और जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सके। तो इस न्यूज़ को हम पूरा समझते हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, कब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, इसको लेकर के क्यों इतना ज़्यादा हाइप बन रहा है, मतलब इसके होने से क्या फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम बाकी देशों में, जहाँ जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं भारत की तरह, वहाँ पे कैसा रोड नेटवर्क है और इसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो ये इंडिया का हाई स्पीड रोड नेटवर्क को बूस्ट करने का प्रोजेक्ट है, जो कि 2033 तक 5 गुना जो है वृद्धि करेगा। मतलब जितना आज रोड नेटवर्क है उसका 5 गुना ज़्यादा रोड नेटवर्क होगा 2033 तक, ये ऑब्जेक्टिव है। लेंथ इसका कितना है? तो 17,000 किलोमीटर के जो न्यू एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवेज हैं वो बनाए जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो व्हीकल स्पीड है, अभी कुछ हाईवेज पे आपको 100 किलोमीटर की देखने को मिलती है, कहीं पे 80 रहती है, और ये जो हाईवेज या एक्सप्रेसवेज बनेंगे इनमें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलेगी। और ये जो आपको एक टर्म लिखा भी मिल रहा है ना, न्यू एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, इसका मतलब ये होगा कि इस पे एंट्री एग्जिट कंट्रोल मैनर में होगी। किस व्हीकल को अलाउ किया जाएगा, किसी नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी वैसे ही कंट्रोल होंगी। एडवांस जो टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में वो सारी इस पे इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट चल चुका है, मतलब काम इस पे हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि 40% ये जो एक्सप्रेसवे हैं ये ऑलरेडी जो है वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, मतलब इस पे काम शुरू हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है 40% वाला 2030 तक यहाँ पे पूरा हो जाएगा, जो अभी तक चल रहा है अलग अलग स्टेजेस में। बहुत सारे जो एक्सप्रेसवेज हैं वो बन रहे हैं अलग अलग राज्यों में। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका जो दूसरा स्टेज है वो 2028 से स्टार्ट होगा, जो कि 2033 तक फिनिश होगा। मतलब जो 60% काम है 2033 तक फिनिश होने का यहाँ पे टाइमलाइन है। अगर हम करंट बेसलाइन की बात करें तो इंडिया में 1,46,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये उस स्पीड को मैच नहीं करते हैं। इनमें से केवल 4500 किलोमीटर जो हाईवेज हैं वही मॉडर्न हाई स्पीड स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। मतलब 1,48,000 में केवल 4500 ही हैं जो हाई स्पीड को मैच करते हैं। बाकी तो आप देखते हैं कि नेशनल हाईवेज पे भी भयंकर जाम लगा रहता है। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको अगर रिमूव कर दिया जाए, मतलब जो नेशनल हाईवेज हैं वो ट्रू नेशनल हाईवेज बन जाएं, एक्सप्रेसवेज बन जाएं, और इस तरह की सड़कों और नेटवर्क का निर्माण हो सके ताकि जो मेन कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल हब से उन्हें कनेक्ट किया जा सके, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इस प्रोजेक्ट से बहुत आने वाली हैं। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की और क्यों इतना मैटर कर रहा है ये। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये हाईवेज बनने से जो लॉजिस्टिक्स इफिशियंसी है वो आएगी। और लॉजिस्टिक्स इफिशियंसी आने का मतलब ये है कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, मतलब माल ढुलाई है, कि आप एक सामान एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जा रहे हैं तो जो उसका कॉस्ट पड़ रहा है वो वर्तमान समय में 13 से 14% है हमारी जीडीपी का। तो ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होकर के लगभग 8% पे आ जाएगा, मतलब 5 से 6% की कमी आएगी ऑफ जीडीपी। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, एक तो हमारे पास मतलब इंडिया में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड या बेंचमार्क की रोड्स हैं वो बढ़े मिलेंगी। साथ ही साथ जब लॉजिस्टिक्स कम होगा, कॉस्ट कम होगा, तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी देखने को मिलेगी। मतलब कम समय में हम जो सामान है उसे डिलीवर कर पा रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी तो जो कॉस्ट है गुड्स की ओवरऑल वो भी कम होगी। जो इन्वेंटरी वगैरह में रखना पड़ता है सामान को, क्योंकि अभी गुड्स ले जाया जा रहा है, टाइम लगेगा, वो कम होगा। तो इससे होगा क्या कि जो सामान की कीमत कम होगी, एंड यूजर को कम कीमत पे सामान मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। मतलब सिर्फ एक चीज़ करने से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो कनेक्टिविटी भी इससे फास्ट होगी, जैसा मैंने आपको कहा
ये फास्टर, सेफर और मोर एफिशिएंट मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा इस तरह के एक्सप्रेसवे, जिससे इंडिया के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे। मतलब बड़े बड़े जो कॉरिडोर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा कि भाई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और इंडिया में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। आप अगर ये जानते हैं कि अमेरिका वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर या तो एयर से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक शहर में एयरपोर्ट्स हैं, और वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं। या तो लोग अपनी कार से ही जाना पसंद करते हैं, वो काफ़ी लंबी लंबी दूरियां 1000-2000 किलोमीटर भी अपनी कार से लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने ऐसे इंटर स्टेट एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ राइड प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है वहाँ के लिहाज से। तो अगर भारत में भी ऐसे जो हाईवेज या एक्सप्रेसवेज बनते हैं तो भारत में भी, जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल या हमारे आसपास के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो अगर मुझे आज न्यू दिल्ली से अगर प्रयागराज जाना है तो ये अगर मेरे पास ट्रेन का साधन उपलब्ध नहीं तो बहुत ही अच्छा साधन है कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके वो निकल जाऊं, कम समय में मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मैं ट्रेडिशनल रूट ले लूं जो नेशनल हाईवेज का है तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपैरिजन की। तो चाइना, जो सबको पता है कि कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने 1,80,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं। सोचिए, हमारे पास केवल 4500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं, चाइना ने 1,80,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बना रखे हैं। तो जब हम इकोनॉमिक बूस्ट, ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ फैक्ट्रीज लगाने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना कम समय में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बचाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको याद होगा कि इंडिया में जो ट्रेन लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो लोगों को ढोने के लिए नहीं लाई गई थी, कि अंग्रेजों ने इसीलिए लाई थी ट्रेन ताकि एक न्यू फॉर्म ऑफ ये जो आएगा ट्रांसपोर्टेशन, इससे वो अपना जो यूरोप में या इंग्लैंड में बना सामान है बहुत तेजी से भारत के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। जितने में जो ट्रेडिशनल वे है उस समय गाड़ी से ढोने का, मालगाड़ी जो चलती होगी, मतलब जो बैलगाड़ी वगैरह चलती होगी उससे, तब तक तो वो पूरे देश भर में अपना सामान पहुंचा करके बेच चुके होंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके यहाँ की रोड या ट्रांसपोर्ट या फिर कह सकते हैं पूरा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, जिससे आपके यहाँ का जो व्यापार है प्रभावित होता है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस भी 75,000 किलोमीटर के जो एक्सप्रेसवेज है वो मेंटेन करता है। यूएस के जो एक्सप्रेस उनको इंटर स्टेट हाईवेज ऐसा बोला जाता है। अगर हम बात करें इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तो सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताई कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होने ही वाला है, क्योंकि जब ये हाईवेज बन जाएंगे जैसा कहा जा रहा है और उसी तरीके से ऑपरेट होंगे तो इससे एक तो ये जो हाईवेज बनेंगे 17,500 किलोमीटर के हाईवेज हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती, क्योंकि भाई इनमें जो काम करेंगे लोग वो पर्सन से इन्हें बनाएंगे, वो हर एक तरह के हर एक लेवल की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट होंगे, वो इंजीनियर से लेकर के लेबर तक की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होती हैं। इसके साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट भी जॉब क्रिएट होती हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी इससे प्रभावित होती हैं। तो इससे जो जॉब है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बढ़ेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। बस एक इसमें आता है कैवेट कि इनको सही तरीके से और जैसा कहा जा रहा है वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाए। अगर हम बात करें फंडिंग मॉडल की तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि 11 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने जेब से तो ला करके देगी नहीं, वो किसी न किसी फंडिंग मॉडल पे काम करेगी। तो इंडिया में ना 3 तरह के फंडिंग मॉडल चलते हैं इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पहला जो फंडिंग मॉडल है वो होता है बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, बीओटी कहा जाता है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लागू होता है, सरकार इसको अपनाती है, जिनमें जो पोटेंशियल रिटर्न होता है वो 15% या उससे ज़्यादा का होता है। मतलब कुछ ऐसे एक्सप्रेसवेज या हाईवेज बनाए गए जहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इससे जो रिटर्न मिलेगा टोल के रूप में वो 15% से ज़्यादा रहेगा। तो ये सब देखते हुए ना कि रिटर्न हमें 15% से ज़्यादा मिल रहा है, तो सरकार ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको बीओटी में दे देती है। उस पर जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं ना ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा हमें यहाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा, 15% का यहाँ पे मुनाफा मिलेगा, तो प्राइवेट प्लेयर को दे देते हैं। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर ही ये जो इस तरह के जो एक्सप्रेसवेज उनको बिल्ड करते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं और टोल के माध्यम से वसूली करते हैं। मतलब टोल के माध्यम वसूली का मतलब टोल के माध्यम से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो करते हैं। ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, दे दिया कि अच्छा 30 साल के लिए, 20 साल के लिए ऐसे, और इसकी वजह से होता गया सरकार को अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाना नहीं पड़ता है। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वही उस रोड को बिल्ड करेंगे, उसे ऑपरेट करेंगे और रेवेन्यू अपना रिकवर करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मॉडल पे जो कि है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इंडिया में ज़्यादातर यही मॉडल जो है काम करता है, एचएम बोलते हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जिनमें जो रिटर्न होता है 15% से कम का होता है। तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं
उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी तरफ से 40%, मान लीजिए कोई रोड बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें खर्चा लग रहा है 1,000 करोड़ रुपए का, तो ऐसे में सरकार इसका 40% मतलब 400 करोड़ रुपए अपनी तरफ से अप फ्रंट पेमेंट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वो करती है, और बाकी का जो 60% है वो जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके द्वारा बियर किया जाता है। और फिर आपको पता होगा कि जैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वैसा ही जो रेवेन्यू में यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उसमें वैसे ही बांट होती है। तो ये HAM मॉडल है। इंडिया में ज़्यादातर ये इसी मॉडल पे जो एक्सप्रेसवेज हैं या रोड्स हैं वो बनाई जाती हैं। फिर एक और मॉडल आता है जिसको कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल। तो ये एक तरह का लीजिंग मैच्योर मतलब इन्वॉल्व होता है। मतलब इसमें ये होगा कि भाई रोड्स वगैरह जो हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा बनाई जा रही हैं। मान लीजिए ये पता चला कि अच्छा 1,000 करोड़ रुपए किसी एक्सप्रेसवे को बनाने में लग रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए, तो उसके लिए सरकार ऐसे ये कर सकती है। इसमें कई सारे मॉडल हैं जैसे टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब इन्वेट्स के माध्यम से, सिक्योरिटाइजेशन के माध्यम से, मतलब सरकार ने इसको एक पूल बना करके इसमें फंड डालती है और कोई बॉन्ड निकाल दिया, इन्वेट्स निकाल दिया, और उसके आधार पे ना पैसा कलेक्ट करती है। पैसा कलेक्ट होगा, फिर ये क्या होती है, रोड बनती है, और इस रोड से जो रेवेन्यू आता है उसका जो परसेंटेज होता है जिसने जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है उसको उसी अनुपात में बांटा जाता है। तो ये भी एक मॉडल होता है एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल। तो 3 मॉडल ये प्राप्त होते हैं, मतलब इंडिया में इस तरह के 3 मॉडल चलते हैं। ज़्यादातर ये HAM वाला चलता है, ये दोनों भी मॉडल चलते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट जब इतना बड़ा होता है ना, 17,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज, तो उसके लिए फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये फंड ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया गया, ये टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि अच्छा 2033 तो बहुत ही कम समय है, तो ये आपको समझ में आएगा कि 2033 8 साल है, 2025 अगर देखा जाए ख़त्म होने वाला है, और 8 साल में उसी दर से महंगाई बढ़ती है। मतलब आज आपने जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,000 करोड़ रुपए रखी है, आगे चल करके बहुत सारे सप्लाई चेन की दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है और कई बार डिलेज भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी फंडिंग मॉडल यहाँ पे सजेस्ट या अपनाया जाता है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है कि जो फंडिंग है वो बीच में रुके नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि आपने 1,000 करोड़ की यहाँ पे आपने एक्सप्रेसवे बनाने, मान लीजिए 500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आपको बनाना है, 300 किलोमीटर बन गए और 200 किलोमीटर नहीं बन पाया, फंडिंग अटक गई, तो आपके 300 किलोमीटर बने हुए एक्सप्रेसवेज का भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखती है सरकार। अगर हम बात करें इसके गोल्स की, तो मैंने आपको बताई टाइमलाइन इसकी 40% का तो जो टारगेट है वो 2030 तक अचीव करने का है। बाकी के प्रोजेक्ट 2028 से स्टार्ट होंगे जो कि 2033 तक ये खत्म हो जाएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2047 तक इंडिया का ये टारगेट है कि 50,000 किलोमीटर के इस तरह के कॉरिडोर्स जो है वो तैयार कर लिए जाएं। अभी हमारे पास केवल 4,500 किलोमीटर के हैं। 2047 तक, जो कि विकसित भारत का एक सपना है, सरकार का एक विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो 50,000 किलोमीटर के कॉरिडोर विकसित कर लिए जाएं। और आप सबको ये मैंने बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें क्या है, फेज्ड अप्रोच है, ऐसा नहीं इकट्ठा काम हो रहा है। अब इसमें भी ना सरकारें आजकल इस तरीके से एक्सप्रेसवेज बनाती हैं कि मान लीजिए 500 किलोमीटर का कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो सरकार अब ऐसा करती है, ये 500 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन का ठेका किसी एक कंपनी को ना दे करके इसको भी फेज्ड मैनर में कर देती है। मतलब 100 किलोमीटर का 5 कंपनी को दे दिया, और ये क्या होगा कि ये पांचों कंपनी एक साथ बना रही हैं। तो होता क्या है, बहुत कम टाइम में ही बन जाता है। आप सोचिए अगर केवल एक कंपनी को 500 किलोमीटर का अगर ठेका दिया जाए तो कंपनी एक तरफ से बनाना शुरू करेगी, बनाती है, फिर 500 किलोमीटर, तो उसमें टाइम लगता है। फिर एक ही कंपनी के ऊपर पूरी रिलायबिलिटी रहती है, उस कंपनी में अगर कुछ हुआ तो फिर कंस्ट्रक्शन रुकता है, डिले होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह अब सरकारें थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगा रही हैं जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे जल्दी तैयार हो रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ इसके पॉसिबल रिस्क और चैलेंजेस की। सबसे पहली बात तो इसका रिस्क, इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे डैम बनाना हो गया या इस तरह के लंबे एक्सप्रेसवेज बनाना हो गया, तो उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टमेंट का रिस्क। मतलब अगर फाइनेंसिंग में दिक्कत हुई तो जैसा मैंने कहा कि आधी अधूरी या बहुत कम सड़कें बन करके भी कोई फायदा उसका नहीं होगा। जो पैसा गया वो तो जाता ही जाता है, उससे कोई रिकवरी उससे नहीं होती, उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे रहता है कि जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म तक मिलती रहे जब तक वो प्रोजेक्ट बन नहीं जाता है। दूसरा इसका रिस्क होता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन का, कि वो एग्जीक्यूशन और जो टाइमलाइन रिस्क है वो पूरा मेंटेन रहे। मतलब अगर ये रखा गया टारगेट 2033 तक बनना है,
कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोजेक्ट किसी ना किसी वजह से, मतलब जानबूझ के नहीं, किसी ना किसी वजह से मान लीजिए डिले हो गया 2040 तक, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं सर 2040 तक बन, लेकिन आप ये भी सोचिए कि इनके बीच में 7 साल का गैप है और 7 साल में महंगाई कहाँ पहुंच जाएगी। तो जो कॉस्ट इसकी रखी गई थी 2033 के मुताबिक, वो 2040 में वो कॉस्ट काफी ज्यादा जम कर जाएगी, तो और ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस वजह से अगर डिले होता है और प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होते ना प्रोजेक्ट, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट फेलियर की कैटेगरी में जाता है। रेवेन्यू और कमर्शियल रिस्क भी इसमें होते हैं। मतलब ये है कि आप कोई रोड बना रहे हैं या एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आपने ट्रैफिक का सही से प्रोजेक्शन नहीं किया कि आपको ये लग रहा है कि अच्छा, मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि दिन भर में यहाँ से 1000 गाड़ियाँ तो पास होंगी, जिससे इतना टोल टैक्स मिलेगा और ऐसे करके, और आपने जो रियल लाइफ या कह सकते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग उसकी सही से नहीं करवाई है, और अब पता चला कि एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया, वहाँ से केवल 100 गाड़ियाँ ही जा रही हैं। तो ऐसे में जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको तो कोई रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा है, उसको तो अब वो कवर करने में कई साल लग जाएंगे। जो उसने सोचा था कि 10-15 साल में, 20 साल में कवर हो जाएगा, अब उसे लगा इस तरीके से 100 साल लग जाएंगे कवर होने में। और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि हमारे यहाँ रोड बन जाती हैं और ये सोचा जाता है कि अच्छा यहाँ पे इतने, मान लीजिए 1000 गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसा सोचते हुए, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि 1000 गाड़ियाँ तो 2033 तक चलेंगी। आने वाले समय में ये सब जो एक्सप्रेसवेज हैं केवल ऐसे थोड़ी ना है कि आपने बना दिया अब ये अगले साल फिर से नया बन जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं रही, विजन अच्छा नहीं रहा, और आने वाले समय में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई और ये बढ़ करके 10,000 हो गई, तो क्या वो जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेन कर पाएगा इसे? या फिर 5,000 हो गई आने वाले समय में बढ़ के 5 सालों में, 10 सालों में, तो क्या उसे सस्टेन कर पाएगा? और अगर नहीं उसे हैंडल कर पा रहा तो फिर इसका काम ही क्या रहा? तो दोनों तरफ से ये चीजें सोचनी पड़ती हैं। फिर आते हैं रेगुलेटरी और पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब कि समय समय पे जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज होती हैं वो आती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, एनवायरमेंटल कंसर्न हो जाते हैं, पता चला एनजीटी ने कहीं रोक लगा दी और आपने पूरा प्लान करके रख लिया है, ऐसे ऐसे रोड बनी यहाँ से, फिर वहाँ पे आगे चल करके पता चला जहाँ पे लैंड एक्विजिशन होना था इतना वाला पार्ट का एक्विजिशन ही नहीं हो पा रहा, तो आपने दोनों तरफ से बना लिया, बीच में आपका 150 किलोमीटर रह गया। इसकी वजह से होगा क्या, प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सरकारें भी, अब 2033 या 2047 की बात है कि आप ये सोचिए कि एक ही गवर्नमेंट रहे और उसके अलावा एक ही गवर्नमेंट के साथ साथ एक ही तरह का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क रहे या माइंडसेट रहे सबका, तो वो भी जरूरी नहीं है। तो अगर पॉलिसीज बदलती हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट में भी बहुत इफेक्ट आता है, मतलब इफेक्ट पड़ता ही है इनके ऊपर। कि वो कई बार ऐसा हो गया कि सरकार कोई दूसरी बदल के उन्होंने कहा अरे ये सब बेकार की चीज़ें, इससे अच्छा हम कहीं और पैसा खर्च करेंगे। तो जो शुरुआत में सोचा गया बाद में चल करके उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, या कई बार सरकारें कहती हैं चलो बन रहा है बन जाने दो, लेकिन आगे फिर उसका एक्सपेंशन वगैरह करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो सब भी इफेक्ट पड़ता है इस तरह के प्रोजेक्ट पे। फिर कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी चैलेंज भी रहता है। प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। कई बार हमने देखा है कि आप जब कोई नया एक्सप्रेसवे बनता है, कोई बारिश हुई उसमें सड़क धंस गई, आता है क्या न्यूज? तो इस तरह के अगर क्वालिटी से समझौता किया जाए सिर्फ इसलिए कि टाइमलाइन को मीट करना है, तो उसका भी एक चैलेंज रहता है कि अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो आपको पता है एक्सप्रेसवेज बनाए किस लिए जा रहे हैं, ताकि सामानों को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो बड़े बड़े जो भारी भारी ट्रक्स हैं वो उस पर चलते हैं, तो वो रोड उस काबिल रहेगी नहीं, तो एक्सप्रेसवे बन करके 1-2 साल में वो तो खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर इन्वायरमेंटल रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि कई बार जो इस तरह के एक्सप्रेसवेज होते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क की वजह से भी उनमें डिलेज होता है, और वो डिले होने की वजह से फिर उसके सारा जो टाइमलाइन है, फाइनेंसिंग है, सब कुछ गड़बड़ा जाती है। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं। हालांकि ये सारे चैलेंजेस ऐसे नहीं कि जो बनाने वाली कंपनी है सरकार को पता नहीं होते, ये सारे चैलेंज उनको पता होते हैं, और इसको लेकर के कुछ इसके मिटिगेटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी सरकारें और जो कंपनीज को बना रही हैं लेकर के चलती हैं। लेकिन ये रिस्क तब भी इन्वॉल्व रहते ही हैं, और अगर जो मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई हैं और चैलेंज को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है, तो ये जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इस तरह के, वो कटाई में पड़ जाते हैं। तो ये थी पूरी न्यूज। एक क्विक रिवीजन यहाँ पे टेबल में मैंने आपके लिए डाल दी है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपने जो पढ़ा है वो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप अगर देखना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उन सारे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।